हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारा जो नया टॉपिक स्टार्ट होने जा रहा है आपकी क्लास 12th का जो 24 नंबर चैप्टर है मानव का रक्त परिसंचरण तंत्र। और इसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे कि हमारे शरीर के अंदर जो ब्लड है वो किस प्रकार गति करता है, कौन कौन से अंग है वो इसको गति करवाने में सहायक होंगे या कौन सी नलिका इसमें सहायता प्रदान करती है। तो देखिए, आज हम स्टार्ट करने मानव का रक्त परिसंचरण तंत्र। उसमें सबसे पहले मैं आपको रक्त के बारे में कुछ पॉइंट बता रही हूँ। तो देखिए, सबसे पहले हम रक्त के बारे में कुछ कॉमन पॉइंट जानते हैं कि रक्त का रंग कैसा होता है, इसका निर्माण कहाँ पर होता है, इसके कौन कौन से घटक होते हैं, शरीर में इसको गति करवाने वाला भाग कौन सा होता है। तो देखिए, सबसे पहले रक्त के लिए एक नाम आता है कि रक्त एक प्रकार का तरल संयोजी ऊतक होता है। रक्त क्या है? एक प्रकार का तरल संयोजी ऊतक। देखिए, आपके सामने तीन नाम आ रहे हैं। तरल संयोजी ऊतक, इसका मतलब क्या है कि तरल का मतलब है कि जो रक्त होता है वो हमेशा द्रव अवस्था में पाया जाता है, लिक्विड स्टेज में पाया जाता है। दूसरा नाम है आपके सामने संयोजी। संयोजी का मतलब होता है कि जो रक्त के जो भी रक्त है वो शरीर के सारे अंगों को आपस में जोड़ने का काम करता है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है? संयोजी बोला जाता है। और तीसरा नाम है आपके सामने ऊतक। ऊतक का मतलब है कि जो रक्त होता है वो कोशिकाओं का समूह होता है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है? ऊतक। आपने पढ़ा होगा कि कोशिकाएं मिलकर किसका निर्माण करती है? ऊतक का निर्माण करती है। ऊतक से अंग का निर्माण होता है और अंग से क्या बनता है? तंत्र बनता है और तंत्रों से बनता है शरीर। तो जो रक्त होता है इसके अंदर तीन प्रकार की कोशिकाएं होती है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। तो तीन कोशिकाओं का समूह या कोशिकाओं का समूह होता है रक्त, इसलिए इसको क्या बोल दिया? ऊतक। तो जो तीनों वर्ड आए आपके सामने, आपको मतलब पता चला। तरल संयोजी ऊतक में तरल का मतलब है कि जो रक्त होता है वो हमेशा द्रव अवस्था में पाया जाता है। संयोजी का मतलब होता है कि ये आपस में एक दूसरे अंगों को, शरीर के भागों को कनेक्ट करके रखता है, इसलिए इसको बोल दिया संयोजी। और ऊतक यानी ये कोशिकाओं का समूह होता है, इसलिए इसको क्या बोल दिया? ऊतक। तो इसलिए रक्त के लिए जो नाम आता है वो नाम आता है तरल संयोजी ऊतक रक्त का। ठीक है, पहला पॉइंट तो ये ध्यान रखना। दूसरा पॉइंट जो आपको बताया कि रक्त का रंग कैसा होता है, रक्त का रंग होता है लाल। और रक्त का लाल रंग किस कारण होता है? आपको बताया कि जो रक्त होता है उसमें दो प्रकार के घटक होते हैं, एक तो होता है प्लाज्मा और दूसरे प्रकार की होती है कोशिकाएं या कणिकाएं। उन कोशिकाओं में एक कोशिका होती है जिसका नाम है आरबीसी या लाल रक्त कणिका। तो उस लाल रक्त कणिका के अंदर एक प्रोटीन पाया जाता है जिसका नाम है हीमोग्लोबिन। और वो हीमोग्लोबिन है वो रक्त का रंग कैसा देता है? लाल रंग देता है। तो ध्यान रखना, रक्त का रंग लाल किस कारण होता है? हीमोग्लोबिन वर्णक के कारण। और ये जो हीमोग्लोबिन होता है ये किसके अंदर पाया जाता है? आरबीसी के अंदर पाया जाता है, यानी लाल रक्त कणिका के अंदर ये हीमोग्लोबिन पाया जाता है जो रक्त को लाल रंग देता है। अब आपको ऐसे पूछा जा सकता है कि बताइए रक्त में प्लाज्मा का रंग कैसा होता है? तो जो प्लाज्मा होता है रक्त में द्रव पदार्थ वो हल्के पीले रंग का होता है। आरबीसी लाल रंग की होती है, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स है वो रंगहीन होती है। तो रक्त को लाल रंग देने वाला पदार्थ कौन सा? हीमोग्लोबिन, जो किस में पाया जाता है? आरबीसी में। हीमोग्लोबिन है ये आरबीसी में उपस्थित रहता है। और आरबीसी को क्या कहा जाता है? आरबीसी को कहा जाता है लाल रक्त कणिका। ठीक है, तो ये दो पॉइंट हो गए। फिर हम देखते हैं कि रक्त की प्रकृति कैसी होती है, वो अम्लीय होता है या क्षारीय होता है। तो ध्यान रखना, जो रक्त होता है वो हल्का क्षारीय होता है, यानी उसकी पीएच होती है 7.4। ठीक है, तो रक्त जैसे देखिए जिसकी पीएच 7 होगी वो विलयन उदासीन होगा, जिसकी 7 से कम होगी वो अम्लीय होगा, और जिसकी 7 से ज्यादा होगी वो कैसा होगा? क्षारीय। 7 से ज्यादा लेकिन 7 के आसपास हो तो वो कैसा होता है? हल्का क्षारीय। यानी रक्त की प्रवृत्ति होती है हल्की क्षारीय। तो रक्त किस प्रकार का होता है? हल्का क्षारीय होता है रक्त। ठीक है,
उसके बाद हम देखेंगे कि जो हमारे शरीर में रक्त होता है वो हमेशा ही द्रव अवस्था में पाया जाता है, कभी भी जमता नहीं है। तो क्यों नहीं जमता है? हमारे शरीर में एक वर्णक का निर्माण होता है जिसको बोला जाता है हिपेरिन, और उस वर्णक का निर्माण किया जाता है यकृत के द्वारा। तो उस वर्णक के कारण जो हमारा शरीर में रक्त है वो हमेशा द्रव अवस्था में पाया जाता है, तरल अवस्था में पाया जाता है। तो ध्यान रखना, रक्त को तरल अवस्था में रखने के लिए कौन सा कारक सहायक है? तो हमारे शरीर में हिपेरिन नाम का एक वर्णक पाया जाता है जो यकृत से निकलता है। तो आया समझ में आपको कि हमारे शरीर में जो हिपेरिन नाम का वर्णक होता है वो रक्त को जमने से रोकता है। ठीक है, तो ये कुछ रक्त के पॉइंट, कुछ और भी पढ़ते हैं, पहले आप इसको नोट कीजिए। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट हम देखते हैं रक्त के कुछ अन्य पॉइंट। तो देखिए, जो रक्त होता है मैंने आपको बता दिया हमेशा द्रव अवस्था में पाया जाता है। क्यों पाया जाता है द्रव अवस्था में? क्योंकि हमारे शरीर में हिपेरिन नामक वर्णक होता है जो इसको जमने से रोकता है। दूसरा पॉइंट एक ध्यान रखना कि जो रक्त होता है इसका निर्माण कहाँ पर होता है? तो हमारे शरीर में ज्यादातर जिस कणिकाओं का निर्माण जहां पर होगा वहीं पे रक्त का निर्माण होगा, यानी रक्त का निर्माण होता है अस्थि मज्जा में। देखिए स्टूडेंट्स, अस्थि मज्जा होता है वो कोई अंग नहीं होता है, बल्कि अंगों के अंदर का एक द्रव पदार्थ होता है। अस्थि किसको बोला जाता है? बोन को बोला जाता है, हड्डी को बोला जाता है। तो देखिए ये अस्थि है और इसके बीच में एक द्रव पदार्थ भरा रहता है, उसको बोला जाता है अस्थि मज्जा। तो इस अस्थि मज्जा के द्वारा रक्त का निर्माण किया जाता है, या हम ऐसा बोल सकते हैं इस अस्थि मज्जा के द्वारा आरबीसी का निर्माण होता है और डब्ल्यूबीसी का निर्माण होता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट हम देखने कि जो रक्त होता है वो उसमें जो आरबीसी होती है, हमारे शरीर में रक्त में जो लाल रक्त कणिका होती है वो मरने के बाद एक अंग में जाकर गिरती है, उसको बोला जाता है प्लीहा या स्प्लीन। वो अंग क्या करता है? उस मरी हुई आरबीसी को रीजनरेट करके वापस कुछ रक्त का निर्माण करता है। इसलिए जो प्लिया होता है इसको शरीर का रक्त बैंक कहा जाता है। यानी शरीर में जब ब्लड की रिक्वायरमेंट है, थोड़ा सा रक्त कम है, तो उसको कौन आपूर्ति कर देता है? प्लीहा या स्प्लीन। इसलिए जो प्लीहा है उसको क्या बोला जाता है? शरीर का रक्त बैंक। तो स्टूडेंट्स ध्यान रखना, शरीर का रक्त बैंक किसको बोला जाता है? प्लीहा या स्प्लीन को। यानी ये जो अंग है ये आरबीसी मरने के बाद इस अंग में जाकर गिरती है, इसलिए प्लीहा को शरीर का आरबीसी का कब्रिस्तान भी बोला जाता है। क्योंकि जहां पर आरबीसी मरने के बाद जाकर गिरेगी तो प्लीहा को क्या बोला जाता है? आरबीसी का कब्रिस्तान। और ये प्लीहा उस मरी हुई आरबीसी को रीजनरेट करके वापस कुछ रक्त का निर्माण करता है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है? शरीर का रक्त बैंक भी बोला जाता है। अब हम देखते हैं कि जो हमारे शरीर में रक्त है इसकी मात्रा कितनी पाई जाती है। तो देखिए हमारे शरीर में रक्त की मात्रा कितनी होगी? हमारे शरीर में रक्त की नॉर्मल वैल्यू होती है 5 से 6 लीटर।
या तो ये वैल्यू 5 से 6 लीटर के बीच में रहती है, या हम ऐसे भी बता सकते हैं कि किसी व्यक्ति का जितना वजन है उसका 7 से 8% है, वो व्यक्ति के अंदर क्या पाया जाता है, रक्त पाया जाता है। तो रक्त की मात्रा होती है 5 से 6 लीटर या व्यक्ति के वजन का 7 से 8%। तो रक्त की मात्रा कितनी होगी, 5 से 6 लीटर या व्यक्ति के वजन का 7 से 8%। तो ये रक्त के बारे में कुछ कॉमन पॉइंट थे, इसको आप नोट कीजिए। फिर हम देखते हैं रक्त में क्या क्या घटक पाए जाते हैं। द्रव पार्ट क्या कहलाता है और ठोस पार्ट क्या कहलाता है, तो नोट कीजिए इसको। तो स्टूडेंट्स आगे हम देखते हैं रक्त में पाए जाने वाले घटक। तो देखिए रक्त के अंदर दो प्रकार के घटक पाए जाते हैं। जो द्रव भाग होता है वो कहलाता है प्लाज्मा, और जो ठोस पार्ट होता है वो कहलाती है कणिकाएं। ये जो कणिकाएं होती है वो 3 प्रकार की होती है। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, यानी लाल रक्त कणिका, श्वेत रक्त कणिका और बीम्बाणु। और जो द्रव भाग होता है रक्त का वो क्या कहलाता है, प्लाज्मा। देखिए स्टूडेंट्स इनका जो परसेंटेज है वो इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना कि रक्त के अंदर प्लाज्मा कितने परसेंटेज पाया जाता है और कणिकाएं कितने परसेंटेज पाई जाती है। तो जो प्लाज्मा होता है वो होता है 55%, और जो कणिकाएं होती है वो होती है 45%। ठीक है, तो रक्त के दोनों भाग प्लाज्मा और कणिकाएं, प्लाज्मा होता है वो द्रव भाग होता है, वो कुल रक्त का 55% भाग बनाता है, और जो कणिकाएं होती है वो ठोस होती है, कुल रक्त का 45% भाग बनाती है। अब देखिए हम देखते हैं इसको।
तो देखिए स्टूडेंट्स, आपके सामने ये रक्त का घटक बताया गया है, जिसके अंदर मैंने आपको बताया था कि जो प्लाज्मा होता है वो द्रव भाग होता है और जो कणिकाएं होती है वो ठोस होती है। जो प्लाज्मा होता है वो कैसा भाग है? द्रव भाग। और कुल रक्त का ये 55% पाया जाता है। इसका रंग कैसा होता है? इसका रंग होता है हल्का पीला। ठीक है। इस जो कणिकाएं होती है वो क्या होती है? ये होती है ठोस भाग। कुल रक्त का कितना भाग बनाती है? 45% बनाती है। इनमें से ये जो तीनों रक्त कणिका है, इसमें आरबीसी तो होगी लाल रंग की, डब्ल्यूबीसी होगी सफेद रंग की, और प्लेटलेट्स वैसे रंगहीन होती है, इसका कोई कलर नहीं होता है। तीनों प्रकार की जो कणिका है, जिसमें आरबीसी लाल रंग की, डब्ल्यूबीसी सफेद रंग की और प्लेटलेट्स है वो रंगहीन होती है, इसका मोस्टली कोई कलर नहीं होता है। अब देखिए, आपको ये रक्त दिखाई दे रहा है, रक्त के अंदर जो हल्का पीले वाला भाग है ये क्या है? ये है आपके प्लाज्मा। हल्के पीले वाला भाग क्या है? प्लाज्मा। उसके बाद जो ये आपको लाल रंग की दिखाई दे रही है ये क्या है? ये है आरबीसी। जो सफेद रंग की दिखाई दे रही है वो क्या है? वो है डब्ल्यूबीसी। और जो आपको बीच में कुछ ये थोड़े थोड़े चमकीले कलर के जो टुकड़े जैसे दिखाई दे रहे हैं वो क्या है? वो है प्लेटलेट्स। ठीक है। तो जो ये रक्त होता है ये आपको इस प्रकार का दिखाई देता है, जिसमें हल्का पीला रंग होता है, वो प्लाज्मा का होता है, ज़्यादा भाग इसमें प्लाज्मा वाला होता है, और उसके अंदर ये तीनों प्रकार की कोशिकाएं उपस्थित रहती है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। तो देखिए, ये प्लाज्मा बना रहा है भाग, इसके अंदर तीनों प्रकार की कोशिकाएं उपस्थित है। जो लाल रंग की आपको संरचनाएं दिखाई दे रही है वो क्या है? आरबीसी। जो सफ़ेद रंग की संरचना दिखाई दे रही है वो क्या है? डब्ल्यूबीसी। और जो चमकीले कलर में वैसे ये रंगहीन होती है, कलरलेस होती है, प्लेटलेट्स होती है, ये आपको कुछ टुकड़ों के जैसी दिखाई देती है। यानी जो प्लेटलेट्स होती है वो वास्तविक कोशिका नहीं होती, बल्कि कोशिकाओं के क्या होते हैं? टुकड़े होते हैं। ठीक है। तो ये आप डायग्राम से देख सकते हो कि रक्त का पूरा घटक है जिसमें प्लाज्मा और कणिकाएं उपस्थित है। अब मैं प्लाज्मा के कुछ पॉइंट आपको यहीं पे बताना चाहती हूँ कि रक्त का कुल 55% भाग है वो प्लाज्मा के द्वारा बनाया जाता है, और रक्त का द्रव भाग है वो क्या होता है? प्लाज्मा होता है। इसका रंग होता है हल्का पीला। एक वर्णक निर्मित होता है यकृत के द्वारा, और वो वर्णक है इस प्लाज्मा को रंग कैसा देता है? हल्का पीला रंग देता है। और प्लाज्मा के अंदर जो ये लिक्विड पार्ट है, इसमें प्लाज्मा में 90% जल होता है और 6 से 8% क्या पाई जाती है? प्रोटीन। तो पहले आप इसको नोट कीजिए, फिर मैं प्लाज्मा और आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स को हम विस्तार से पढ़ते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ेंगे प्लाज्मा को विस्तार से। प्लाज्मा का रंग होता है हल्का पीला। किस वर्णक के कारण? बिलीरुबिन नाम के वर्णक के कारण। जिस वर्णक का निर्माण है वो यकृत या लीवर के द्वारा किया जाता है। तो लीवर उस बिलीरुबिन को निकालेगा, और वो बिलीरुबिन जैसे ही आकर प्लाज्मा के साथ मिलेगा, प्लाज्मा का रंग है वो हल्का पीला हो जाएगा। यानी उस बिलीरुबिन वर्णक का काम है पीला रंग प्रदान करना। फिर हम देखते हैं कि जो प्लाज्मा है वो द्रव भाग होता है, तो इसको द्रव बनाने का काम कौन करता है? इसके अंदर जल पाया जाता है। यानी टोटल प्लाज्मा का जो भाग है उसके अंदर 90% क्या होता है? जल होता है। दोनों पॉइंट ध्यान रखना, रक्त में प्लाज्मा होता है 55% और प्लाज्मा में जल होता है 90%। उसके अलावा प्लाज्मा में कुछ प्रोटीन भी पाई जाती है, 6 से 8% प्रोटीन होती है।
और मुख्य रूप से 3 प्रकार की प्रोटीन पाई जाती है। एक होती है फाइब्रिनोजन, एक होती है एल्बुमिन और एक होती है ग्लोबुलिन। तो इनमें से जो फाइब्रिनोजन प्रोटीन है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी चैप्टर में हम आगे पढ़ेंगे ब्लड क्लॉटिंग, रक्त का थक्का बनना। तो रक्त का थक्का बनाने वाली प्रोटीन कौन सी होती है? फाइब्रिनोजन प्रोटीन होती है, जो हमारे प्लाज्मा में पाई जाती है। तो सबसे इंपॉर्टेंट प्रोटीन कौन सी है? फाइब्रिनोजन। तो ये आपके प्लाज्मा के घटक है, जिसमें जल होता है 90%, 6 से 8% पाई जाती है प्रोटीन, जिनमें 3 प्रकार की प्रोटीन होती है, फाइब्रिनोजन, एल्बुमिन और ग्लोबुलिन। और उसके अलावा प्लाज्मा के अंदर कुछ अकार्बनिक लवण भी पाए जाते हैं। तो इसको नोट कीजिए। फिर हम पढ़ते हैं रक्त की तीनों कणिकाएं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। तो स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं रक्त कणिकाओं को, जो तीनों प्रकार की है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे लाल रक्त कणिका को। देखिए, वैसे जो इसका नाम है, फुल फॉर्म है आरबीसी या रेड ब्लड सेल। तो ये आपको पूरा नाम या हिंदी इंग्लिश में ट्रांसलेट कोई नहीं पूछते हैं। इनका जो अलग से नाम है वो पूछा जाता है। तीनों प्रकार की कणिकाओं का अलग से नाम है। तो सबसे पहले हम देखते हैं आरबीसी को और किस नाम से जाना जाता है। तो आरबीसी का दूसरा नाम है इरिथ्रोसाइट। इन्हें बोला जाता है इरिथ्रोसाइट। इनका जो आकार होता है वो उबिया अवतल होता है, दोनों साइड से इस प्रकार अंदर है वो धसा हुआ रहता है, उबिया अवतल आकार होता है। इसका निर्माण होता है, मैंने आपको बताया था, अस्थि मज्जा के अंदर जो हड्डियों के बीच का खोखला भाग होता है उसमें एक द्रव भरा रहता है, उसको बोलेंगे अस्थि मज्जा। तो देखिए नेक्स्ट पॉइंट।
तो देखिए स्टूडेंट्स, आरबीसी के पॉइंट मैंने आपको बताया था कि इन्हें इरिथ्रोसाइट भी कहा जाता है। दूसरा नाम है इनका क्या, इरिथ्रोसाइट। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना। आरबीसी को कहा जाता है इरिथ्रोसाइट, डब्ल्यूबीसी को कहा जाता है ल्यूकोसाइट और प्लेटलेट्स को कहा जाता है थ्रोम्बोसाइट। तो आरबीसी को क्या बोलेंगे, इरिथ्रोसाइट। इनका जीवन काल होता है 120 दिन, यानी ये 120 दिन तक जीवित रहती है और फिर जब ये मर जाती है तो एक अंग के अंदर जाकर गिरती है जिसको बोला जाता है प्लीहा। और प्लीहा के अंदर ये मरी हुई आरबीसी गिरेगी, इसलिए प्लीहा को बोला जाता है आरबीसी का कब्रिस्तान। कब्रिस्तान वह स्थान होता है जहाँ डेड बॉडी को दफनाया जाता है। तो आरबीसी है वो मरने के बाद कहाँ पर जाकर गिरेगी, प्लीहा के अंदर गिरेगी, इसलिए प्लीहा है वो क्या कहलाता है, आरबीसी का कब्रिस्तान। और पहले भी हमने देखा था जो प्लीहा होता है वो इस मरी हुई आरबीसी को रीजनरेट करके वापस कुछ ब्लड का निर्माण करता है, इसलिए प्लीहा को शरीर का रक्त बैंक भी कहा जाता है, ब्लड बैंक ऑफ द बॉडी। फिर हम देखेंगे आरबीसी का जीवन काल कितना होता है। तो देखिए आरबीसी का जीवन काल होता है 120 दिन, 120 दिन तक जीवित रहती है। और इसका निर्माण कहाँ होता है, इसका निर्माण होता है अस्थि मज्जा में। मैंने आपको पहले भी बताया कि अस्थि मज्जा होती है वो कोई अंग नहीं होता बल्कि हड्डियों के बीच में भरा हुआ द्रव पदार्थ होता है, वो क्या कहलाता है, अस्थि मज्जा। देखिए ये आपके अस्थि है और इसके अंदर द्रव भरा रहता है जो दो प्रकार का होता है। अस्थियों के बीच में ये जो द्रव पदार्थ भरा रहता है वो दो प्रकार का होता है, एक होता है लाल अस्थि मज्जा और एक होता है पीला अस्थि मज्जा। जो लाल अस्थि मज्जा होगा वो तो बनाएगा आरबीसी और जो पीला अस्थि मज्जा होगा वो बनाएगा डब्ल्यूबीसी। ठीक है, तो दोनों पॉइंट ध्यान रखना। अगर हम आरबीसी का निर्माण स्थल पूछेंगे तो भी आंसर अस्थि मज्जा आएगा और डब्ल्यूबीसी का निर्माण स्थल पूछेंगे तो भी आंसर क्या आएगा, अस्थि मज्जा ही होगा। लेकिन ध्यान रखना ये दो प्रकार का होता है, जो लाल अस्थि मज्जा होगा वो आरबीसी बनाएगा और जो पीले वाला अस्थि मज्जा होगा वो डब्ल्यूबीसी बनाएगा। तो ये आपके आरबीसी के कुछ पॉइंट है, इसको नोट कीजिए। फिर और जो पॉइंट है हम पढ़ते हैं। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं आरबीसी के कुछ और पॉइंट।
तो देखिए स्टूडेंट्स, आरबीसी का आकार कैसा होता है, उभी अवतल, यानी दोनों तरफ से ये अंदर की ओर है वो धसी हुई रहती है, ठीक है। अब एक पॉइंट और ध्यान रखना कि जब व्यक्ति ऊंचाई की तरफ जाता है तो उसमें आरबीसी की संख्या है वो कम हो जाती है, क्योंकि ऊपर वायुमंडलीय दाब, आरबीसी की संख्या बढ़ जाती है, सॉरी, जब कोई व्यक्ति ऊपर जाता है ऊंचाई पर तो उनमें आरबीसी की संख्या बढ़ जाती है, क्योंकि ऊपर वायुमंडलीय दाब कम होता है और कम वायुमंडलीय दाब के कारण गैसें आती है वो शरीर में प्रवेश नहीं कर पाती है। तो जो हीमोग्लोबिन होता है वो गैसों को पकड़ने का काम करता है, और हीमोग्लोबिन किस में होगा, आरबीसी में। तो जो आरबीसी ज़्यादा बढ़ जाएगी तो हीमोग्लोबिन भी ज़्यादा बढ़ जाएगा और गैसों को पकड़ने का काम है वो आसान हो जाएगा। तो नेक्स्ट पॉइंट ध्यान रखना, इसमें हीमोग्लोबिन वर्णक पाया जाता है। तो आरबीसी में कौन सा वर्णक उपस्थित होगा, हीमोग्लोबिन वर्णक उपस्थित होगा, जिसके कारण आरबीसी का रंग है वो कैसा होता है, लाल होता है, और इसी के कारण रक्त का रंग भी है वो लाल हो जाता है। तो स्टूडेंट्स, ये आपके आरबीसी के कुछ पॉइंट थे। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, उनके कार्य और संरचनाएं। तो यहाँ तक ही थी अपनी क्लास, को नोट कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर।